बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, आज जिन खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हुकूमत की जानिब से होने वाली धड़ाधड़ कानून साजियाँ और अपोजिशन इन कानून साजियों पर चीख रही है, चाहे सेनेट हो या कौमी असम्बली। जिस तादाद में हुकूमत जिस अंदाज में बिल्स मंजूर करा रही है, कानून मंजूर करवा रही है, एक्ट मंजूर करवा रही है, अपोजिशन का यह दावा है ना उन्हें कॉपियाँ मिलती हैं ना उन्हें बताया जाता है। यहाँ तक कि अक्सर बिल्स की मंजूरी के वक्त हम देखते हैं कि अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमत भी की इत्तेहादी जमातें भी कहीं चीखती चिंगाड़ती नजर आती हैं। आज के सेगमेंट में बात करेंगे पहले सेगमेंट में सारे मामले पर कि हुकूमत को इतनी उजलत क्यों है। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। बज़ाहिर हुकूमत जो कहती है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की मईशत के लिए बढ़ाई गई हैं और IMF से जो कमिटमेंट्स की गई थी उनको पूरा किया जा रहा है। तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे मिनरल समिट की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की उसमें ख़ुसूसी शिरकत। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज खिताब भी किया और उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर और सूरह रहमान का भी अपनी तकरीर में हवाला दिया और कश्मीर के हवाले से भी आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की जानिब से जो कानून साजियाँ हो रही हैं धड़ाधड़, इसके असरात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या हुकूमत को आखिरी 10 दिनों में ये करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई मिनरल समिट में, जब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे और उन्होंने एक खिताब के दौरान ये इंकशाफ किया कि अगले महीने उनकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। तो फिर हाल में कुछ चहमगोइयाँ हुई तो उन्हें याद आया कि अगले महीने नहीं, इसी महीने उनकी हुकूमत जा रही है। सुनिए ज़रा वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा। For the reason I've just mentioned about, I will be completing my term next month, around middle of next month. Sorry, this month. वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने 2 बार ये कहा कि उनकी हुकूमत अगले माह जा रही है। तो फिर उन्हें याद आया कि आज 1 अगस्त है और 12 अगस्त से पहले पहले या उन्होंने असम्बलियों को तहलील करना है या 12 अगस्त को असम्बलियों ने तहलील होना है। हाल में जब चहमगोइयाँ उनके अगले महीने के नोट पर हुई तो फिर उन्होंने अपनी वजाहत भी की। लगता है वज़ीर आज़म अगले महीने की तैयारी कर बैठे हैं, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अब भी इबाम मौजूद है। इंतखाबात के इनकाद पर अब इमाम है या नहीं ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन आज इस वक्त हम बात करेंगे जो हुकूमत कानून साजियाँ कर रही है आखिरी 10 दिनों में, क्या हुकूमत को ये करनी चाहिए थी या नहीं। अहमद बिलाल महबूब साहब हैं हमारे साथ, इलेक्शन के उमूर के माहिर हैं और इस सारी सूरत हाल पर ख़ासकर लेजिस्लेशन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। अहमद साहब, कैसे देख रहे हैं हुकूमत की जो फुर्तियाँ कह लें, तेज़ी कह लें, कैसे देखते हैं आप इस हुकूमत की इस हालिया कानून साजियों को? देखिए, कानून साजी करना तो बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। ये उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को जाहिर करता है। लेकिन जो काबिल एतराज़ है वो ये है कि ये कानून साजी करते वक्त उन लोगों ने वो तमाम कवायद का ख्याल नहीं रखा जो कि एक अच्छे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ख्याल रखा जाना चाहिए। मसलन उन्होंने अपने कोalition पार्टनर से भी मशवरा नहीं किया। जब वो बिल यूज किया तो उसको कमेटी में भी नहीं भेजा, उसको ऐवान के अंदर के लिए नहीं वक्त दिया। तो इसके नतीजे में यूं लगा कि जैसे ये बुलडोज करके कानून पास करना चाहते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है जिसके लिए एहतजाज भी हुआ है और कुछ कानून वापस भी हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने एहतजाज किया है और उसको खामोशी से कबूल नहीं किया। लेकिन ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है और ऐसा होना नहीं। अहमद बिलाल साहब, आपने कहा कि बहुत बुरी प्रैक्टिस है, ऐसे होना नहीं चाहिए। एक लम्हा ऐसा भी आया कौमी असम्बली में जब हम गैलरीज में मौजूद थे, हमने देखा कि सिर्फ 15-20 अराकीन बैठे हुए हैं और 29 बिल या कानून मंजूर कर लिए जाएं, कोई कोरम की निशानदेही करने वाला नहीं है। आप समझते हैं कि एक मजबूत अपोजिशन अगर मौजूद होती असम्बली में, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देकर कौमी असम्बलियों को खाली ना करते तो इतना फ्री फॉर ऑल या फील्ड फ्री ना मिलती हुकूमत को? यकीनन एक अच्छी और मजबूत अपोजिशन, सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि वो अपोजिशन जो बहुत इन्फॉर्म्ड हो, जिसको पता हो कि क्या हो रहा है, वो अगर होती तो यकीनन हमारी लेजिस्लेशन की क्वालिटी बेहतर होती और कुछ लेजिस्लेशन जो कि पास हो गई है वो शायद पास ना हो पाती। और बाज़ औक़ात जब अपोजिशन नहीं होती तो खुद गवर्नमेंट के अंदर से ही लोग उसको अपोज करने वाले आ जाते हैं। तो हमने यही देखा है, हमने जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का बिल है उसके साथ यही हुआ था।
अच्छा, ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वाला बिल था, लाजमी सी बात है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वाला बिल ऐसा था जिसपे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इत्यादियों को आगाह किया था, लेकिन इत्यादी ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रजा रब्बानी बड़ा खुलकर बोले, JUIF ने बड़ा खुलकर उसकी मुखालफत की। तो मेरा ख्याल है वो उसको एक, जिसे कहते हैं हुकूमती कोशिश या रियासत की ज़रूरत से ज़्यादा अपने पॉलिटिकल स्टेक्स की तरफ देख रहे थे। कल वजीर कानून ने इसकी वजाहत की है और उन्होंने फैसला भी किया है कि अब वो इसको दोबारा पेश नहीं करेंगे मंजूरी के लिए। तो गालिबन उसकी मसलिहतें रही होंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बेशतर लेजिस्लेटर्स हैं वो इसके अंदर तो खास तवज्जो नहीं देते, ना उसमें संजीदगी दिखाते हैं। 5 लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया है, जो कि बहुत खुशाइंद है कि कम से कम उन 5 लोगों ने एतराज किया है, लेकिन इसकी कोई वजह समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्यों किया। वजीर कानून तो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने बना के रखा हुआ था और हम जब क्या हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है तो हम वो तमाम मुसद्दों को आगे प्रोसेस कर रहे थे, तो अभी ये सामने आ गया। सही। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, एक जो सबसे बड़ा काम हम देखते हैं अगर अपने आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका काम ही लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, लेकिन वो जैसे कहते हैं इक़्तिदार के 4 साल या 4.5 साल भाग रहे होते हैं MNA फंड के पीछे, MPA फंड के पीछे, लेजिस्लेशन पर कोई तवज्जो नहीं देते। यहाँ तक कि बहुत से मुंतखब अराकीन को आज भी लेजिस्लेशन का तरीक़ाकार ही नहीं पता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चंद अच्छे ब्रेन्स ना हो, या PMLN के पास या JUIF के पास 2, 4, 5 ब्रेन्स छोड़ के बाकी तमाम लोग तो MNA फंड और ट्रांसफर पोस्टिंग और तरक्याती मामलात इनके पीछे भागते रहते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि आखिरी दिनों में ये जो रेला आता है कानून साजियों का, उसकी एक बड़ी वजह पिछले 4 साल 4.5 साल जो अदम तवज्जो होती है कानून साजी पे, वो भी होती है? वैसे मैंने माजी में तो नहीं देखा कि आखिरी दिनों में कोई रेला आता हो कानून साजी का, जैसे इस दफा देखने में मिला है। सही। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मेंबर्स जनरली लेजिस्लेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनकी ज्यादा तवज्जो डेवलपमेंट के कामों की तरफ होती है और डेवलपमेंट फंड्स की तरफ होती है। अपने जो इलाके के वोटर और लेजिस्लेटर, अपने इलाके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको उनके काम कराने की तरफ होती है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने इलाके के जो लोग हैं वो कुछ कानून साजी को ज्यादा अहमियत नहीं देते कि आपने कितनी कानून साजी कराई है। वो वोट देते वक्त यही देखते हैं कि उन्होंने मेरे कितने काम कराए हैं। तो जब तक आपका वोटर इतना एजुकेटेड नहीं हो जाता कि वो कानून साजी की अहमियत को समझे, उस वक्त तक आपके लेजिस्लेटर भी यकीनन उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे और वो काम करेंगे जिसकी वजह से वो री इलेक्ट हो सकते हैं। सही। अच्छा अहमद बिलाल साहब, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया और आपने इसकी तायीद भी की कि कॉन्स्टिट्यूशनली मुंतखब नुमाइंदों का काम कानून साजी है, डेवलपमेंट का काम तो लोकल बॉडीज़ को माँ सिवाय और जो बड़ी मेगा स्कीमात हैं वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस से होनी चाहिए, लेकिन हमने एक सियासी रिश्वत के तौर पे MNA और MPA फंड मुतारिफ करवाए हैं, जिसके नतीजे में जो है मुंतखब अराकीन, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हों, कौमी असम्बली के हों, यहाँ तक कि ऐवान बाला सेनेट के अराकीन को भी अब डेवलपमेंट फंड चाहिए होता है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम अगले इलेक्शन में कोई ऐसा कानून बना दें कि जी MNAs, MPAs और सेनेटर्स को 1 रुपए का फंड नहीं मिलेगा, तनख्वाह लें और लेजिस्लेशन करें, तो फिर कैसे लगता है आपको सियासी लोग फिर लोकल बॉडीज की तरफ भागेंगे या फिर भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे? अगर हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद हो, अगर वो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हो, आप देखिए ना पंजाब के अंदर वो मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन उसके मुकम्मल हुए हैं, सिंध के अंदर भी अभी इलेक्शन हुए हैं, पंजाब के अंदर कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आता कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और ये जहां इलेक्शन हुए हैं वो भी बड़ी ताखीर के बाद और अदालतों में जाने के बाद ये सुनवाई हुई है। सही। तो जब बन जाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स तो उसको इख्तियारात भी नहीं होते कि वो कोई ढंग का काम कर सके। सही। अगर लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हों, अगर वो एक्टिव हों, अगर उनको फंड्स दिए जाएं, तो मुझे यकीन है कि बहुत से इस वक्त जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर काम करना पसंद करेंगे बजाय कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मौजूदगी के। आपको नहीं लगता अगर हम डेवलपमेंट मॉडल को चेंज करें तो आम आदमी को फायदा भी हो सकता है? लोकल गवर्नमेंट का तो यकीनन फायदा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट की नीड्स समझी लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे चाहती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को तो वहां होना चाहिए
और फिर जिन लोगों का ज़ौक है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करें, लोकल गवर्नमेंट के काम करें, डेवलपमेंट के, वो लोकल गवर्नमेंट में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। सही। उसका फायदा ये होगा कि फिर वही लोग जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबली में जो पॉलिसी डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं, जो लेजिस्लेशन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अहम बात की कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पॉलिसी मैटर्स डिस्कस होने चाहिए, लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन जब 5 साल के लिए MNA या MPA या सेनेटर बनते हैं तो वो पॉलिसी डिस्कशन के बजाय उनकी तवज्जो MNA और MPA फंड पर होती है, जिसके नतीजे में बहुत से मामलात में पॉलिसीज़ ना होने का भी रियासत को नुकसान होता है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत की कानून साजियों और उसके सैलाब के रेलों का जिक्र कर रहे थे। जिस तरीके से हुकूमत सैलाब के स्पीड के साथ कानून साजियाँ कर रही है, उसी तरह हुकूमत ने जाते जाते हुकूमत के खात्मे या इक़्तिदार के खात्मे से 10 रोज़ कबल आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। अगर हम इस खबर को इस तरीके से कहते हैं कि ये खबर है कि आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, तो हुकूमत उसकी वजाहत कुछ इस तरह से करती है कि मईशत को मुस्तहकम रखने और मुल्की मफाद में ये फैसला किया गया है। इसहाक डार साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज पूरा दिन मीडिया और आवाम को ये समझाने में लगे रहे कि मईशत को बेहतर रखने के लिए, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए इस तरह के सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं और जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी था। सुनिए इसहाक डार साहब क्या कहते हैं। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। जैसे मैंने कहा कि हमने जो वर्किंग है वो टू द लास्ट पेनी हमने की कि कोई गुंजाइश ऐसी ना हो जो इस कमी में कम हो सकती है और मैं इस इंक्रीज़ को हम कम कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल करें। तो ये उनकी ओगरा की जो फाइनल वर्किंग रात तकरीबन 3 बजे जो उन्होंने दी, वो उसके बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के साथ ये मैं कीमतें आपके गोशदार मैंने की हैं। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने जो वजाहत दी, ये क्या वजाहत मान लेनी चाहिए। हुकूमत को IMF हो या आलमी फाइनेंशियल इदारे, उन्हें मुतमईन करने के लिए हमेशा आम आवाम पर ही क्यों बोझ डालना पड़ता है, क्यों एक जिसे कहते हैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पर या किसी बहुत बड़े कार्टेल्स पर हुकूमत इतना बोझ नहीं डालती, लेकिन आम आदमी, चूँकि लाजमी सी बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें महंगाई में भी इजाफा होगा, सारी चीज़ों में कीमतों में इजाफा होगा, तो आम आदमी अल्टीमेटली मुतासर होता है। तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा रही है जब उसके इक़्तिदार के सिर्फ 10 दिन आइनी और कानूनी तौर पर सिर्फ 10 दिन रह गए, 10 दिन बाद उनकी हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा, तो क्या उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करने को इंतखाबात में हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें तैयार हैं? फ़र्रुख सलीम साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ होंगे, उनसे पूछते हैं कि IMF की जानिब से क्या ये जिसे कहते हैं बाइंडिंग्स मौजूद थी, क्या हुकूमत ये मामला केयरटेकर सेटअप तक रोक सकती थी, नहीं रोक सकती थी, और अगर रोकती तो उसके असरात क्या होते? या फिर फ़र्रुख सलीम साहब इसहाक डार साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि जी इस वक्त ज़रूरत थी बढ़ाने की और हुकूमत ने बढ़ा दी है? फ़र्रुख सलीम साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। इसहाक डार साहब की बात आपने सुन ली और 20 रुपये का पेट्रोल बम आवाम पर गिरा है या फिर मईशत को मुस्तहकम रखने का जो हुकूमती फैसला है वो आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, तेल के हवाले से हकाइक कुछ ऐसे हैं कि हम 5 लाख बैरल के लगभग तेल रोजाना का जो है वो खपत है, कंज्यूम करते हैं, और उसमें 90% से ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेड है, आलमी मंडियों से पाकिस्तान आता है। अब आलमी मंडियों में कीमत चढ़ जाती है, कीमत में इजाफा हो जाता है, तो किसी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कीमत है तेल की उसको कम नहीं रख सकती, वरना सब्सिडी देनी पड़ती है। और जैसे आपने IMF का जिक्र किया, सब्सिडी देने के लिए ना तो हमारे खजाने में पैसा है और ना ही जो है वो इजाजत देती है। अब आज से 2 दिन पहले जो तेल की कीमत आलमी मंडी में थी वो $70 बैरल थी और अब वो बढ़ती $80 पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये चंद हफ्तों में 10% इजाफा हुआ है आलमी मंडी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल की मद में, वो आलमी के तकरीबन वही इजाफा पाकिस्तान में हुआ है जो आलमी मंडी में हुआ है। तो जवाब हुकूमत देती है कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो हम बढ़ा देते हैं, वो पेट्रोल के हवाले से इस दफा तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन
पैदा होता है कि जो कोयले की कीमत है वो $450 से $130 पे पहुंच गई है। हम्म। तकरीबन 70% उसमें कमी आई है। हम्म। और हम का इस्तेमाल करते हैं अपनी बिजली बनाने के बिजली लिए, बनाने के लिए। की कीमत तो मजीद बढ़ाई है, कम नहीं की। हम्म। इस गैस की कीमत जो आलमी मंडी में है वो हम्म। 70% में कमी आई है। हम्म। तीसरा, गन्ने की कीमत जो आलमी मंडी में है उसमें 25% कमी आई है। हम्म। तो नजर ये आता है कि हुकूमत जब आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ती है तो वो उसको जवाब इस्तेमाल करती है कि हमें हम्म। मजबूरन पाकिस्तान के अंदर कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। हम्म। लेकिन जब आलमी कीमतें गिरती हैं तो हम्म। उसका असर पाकिस्तान में नजर नहीं आता। सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर आपको नहीं लगता कि फरूख सलीम साहब, हुकूमत को एक पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ेगी? अगर आम आदमी को 20 रुपए महंगा पेट्रोल मिल रहा है और हुकूमत जाते जाते 10 दिन पहले ये कीमतें बढ़ा रही है, तो फिर अवाम के सामने क्या नैरेटिव लेकर जाएगी कि जी हमने मईशत बचाने के लिए? आपने कहा जी बिल्कुल इन दिनों में जो पेट्रोलियम प्राइस का इजाफा हुआ है ठीक है, लेकिन आपने खुद मिसाल दी कि जब गैस की कीमतें या कोयले की कीमतें कम हुई हैं तो हुकूमत जिनसे बिजली पैदा कर रही है, खासकर कोयला, अगर उसकी कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ दे, बिजली की कीमतें कम करे। लेकिन बिजली की कीमतें भी हमने बढ़ा दी हैं। देखिए, अगर तो आप सिर्फ तेल के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये फैसला दुरुस्त है। बिल्कुल जैसे ठीक मैंने है। शुरू, हम्म। तेल के हवाले से अगर सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं हम्म। तो ये, इसमें अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तो हम्म। किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी नहीं दे सकती। ठीक। फरूख सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों पर जो हुकूमती मौक़िफ़ था पेट्रोलियम के हवाले से, माहिर मईशत हैं फ़ारूक सलीम साहब, उन्होंने एग्री किया, लेकिन उन्होंने बहुत अहम बात की कि जब आलमी मार्केट में कोयले और गैस की कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत को, आवाम को उसमें रिलीफ देना चाहिए। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कश्मीर की, जहां पर हिंदुस्तानी जुल्म जो है गुज़िश्ता 72 सालों से तो जारी था, लेकिन 370 का जो कानून है उसके खात्मे के बाद 4 सालों से जारी है, उस पर बात करेंगे। और मिनरल समिट पाकिस्तान के लिए एक और उम्मीद की किरण है, उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कश्मीर की, और कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान में एक अच्छी खबर, जहां कश्मीर की एक अफसोसनाक सूरत हाल गुज़िश्ता 4 साल की है, उस पर बात करेंगे सेगमेंट में। उसके साथ साथ पाकिस्तान में होने वाली एक बेहतर डेवलपमेंट की भी बात होगी। जी, आज पाकिस्तान की पहली मिनरल समिट हुई और इस मिनरल समिट में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ समेत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। उनके साथ साथ सऊदी जो मिनरल्स के वजीर हैं वो, और रेकोडिक की जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट है मार्क ब्रिस्टो, वो भी शामिल थे। इस सारी मिनरल समिट की अहम बातें क्या थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा पहले बात करते हैं कश्मीर की सूरत हाल की। कश्मीर की हक़ खुदरादियत पर भारत ने जो हमला किया आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से, उसे 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और इस सारी 4 साल में पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर की, जैसे कहते हैं, जंग लड़ी, कश्मीर का मुकदमा लड़ा। लेकिन भारत अपनी हटदर्मी से, जैसे गुज़िश्ता 70 सालों में मकबूजा कश्मीर की आवाम के हवाले से पीछे नहीं हटा, इसी तरह इन 4 सालों में भी पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरी आवाम से ज़ाहिर यकजहती, उनके हुकूक सलब करने के मामले पर जहाँ जहाँ आवाज़ बुलंद हो सकती है वो की जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। सर, तकरीबन 4 साल हो गए 370 का जो ख़ात्मे का मामला है, हमने जितने भी स्टैंड्स लिए, जितनी भी कोशिशें की, उन्हें आप कैसे देखते हैं? और आने वाले दिनों में सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपने कश्मीरी भाइयों के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी जब 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने 370 और 35A को रिवोक किया और वहाँ पर प्रॉपर गस्बाना कब्जा कर लिया कि ज़बरदस्ती, और औरतों, बच्चों, बूढ़ों के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी, कर्फ्यू लगा दी, जो ज़िंदगी में कभी इतनी अरसे के लिए कर्फ्यू नहीं होता। उसके साथ तमाम का कारोबार बंद कर दिया, उनके बागात तबाह कर दिए, जड़ों से काट दी, नौजवानों को पकड़ के डिफरेंट जेलों में डाल दिया और उनको तमाम नौकरियों से फारिग कर दिया। और उसके बाद 35A कैंसिल करके इन्होंने सारे वहाँ पर हिंदुओं को लाके बसाना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट दे दिए, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात बहुत तसल्ली कि इंडिया ने जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन वो वहाँ पर उनके दिल पे कब्जा नहीं कर सके, उनके अवाम के दिल नहीं जीत सके, बल्कि उनको दिन ब दिन उनसे, इंडियन आर्मी से, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से, इंडियन गवर्नमेंट से, बीजेपी से उनको नफरत होती गई है।
और वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ उनकी फेवर में होती थी वो भी अब खुल के सारी यूनाइटेड फ्रंट पर आके खिलाफ बात करती है। और सर आपने ब्रिगेडियर साहब आपने एक बहुत अहम बात की कि वो उनके दिल नहीं जीत सके, लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंज है, आज 4 साल हो गए, अगर इस सारी सूरत-ए-हाल पे आलमी दुनिया या इस्लामिक वर्ल्ड नहीं खड़ा होता कश्मीरी अवाम के साथ और साल इसी तरह गुजरते रहते हैं, तो चंद सालों बाद, जैसे आपने खुद ही बात की, डेमोग्राफिक तब्दीली आ चुकी होगी, तो फिर क्या कश्मीरी अवाम को वहाँ माइनॉरिटी में चेंज कर देगा भारत और फिर कहेगा कि जी हम तैयार हैं यूएन की करारदादों पे अमल करने के लिए? तो वो एक आइडियल सिचुएशन होगी आपके ख्याल में? नहीं, देखें ऐसे ही नहीं होगा मेरे ख्याल में। जिस दिन से 5 अगस्त को 2019 को इन्होंने ये रिवोक किया है उसको दे विल हैव टू रीस्टोर, और उसके बाद जो आबादी होगी, जो मैं आई पर्सनली थिंक ये लॉजिकल होना चाहिए कि वो सब वापस होगी, उसको काउंट नहीं किया जाएगा उस आबादी को। लेकिन साथ ये कि देखें बात यह है कि एक इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो फिर अमेरिकन और डिफरेंट ममालिक उसको प्रॉक्सी यूज करते हैं साउथ चाइना के लिए, चाइना के खिलाफ, फिर लद्दाख में चाइना के खिलाफ, फिर पाकिस्तान को सी पैक नाकाम बनाने के लिए, टेररिज्म करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। सो हमें एक लेसन ये सीखना है, जो आज बड़ी सी समिट हुई है, जैसे मिनल समिट थी, उसमें ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान ने एक नया इनिशिएटिव ले लिए। अगर हमें इकोनॉमिक तरक्की हम अपनी खुद करेंगे, हम भी दुनिया की अच्छी जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ जाएंगे इंशाल्लाह। 5-10 में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आने वाली नस्ल को हम उस हवाले से एजुकेट नहीं कर रहे। तो ये चीजें हमें अब अपने निसाब में डालने की है। हर बच्चे को पता हो कश्मीर का मसला क्या है, कौन 1941 में प्लेबिसाइड के लिए गया था, किसने एक्सेप्ट किया था, कौन जवाहरलाल नेहरू साथ क्यों हुआ, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर्स क्यों आए, सारा बताने की जरूरत है। कैसे फिर 5 अगस्त 2019 को उसने यहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान। देखिए ये इवेंट टू इवेंट नहीं है, ये हमारे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इंडिया जिस तरह मिजरेबली फेल हो रहा है, उसके बाद देखें वहां पर अभी मणिपुर में भी क्रिश्चियन ने भी आजादी की बात कर दी है, वो चल गई, आसामी, ये सब चल रही है। फिर उसके बाद सिख खालिस्तान मूवमेंट चल रही है। तो ये सब मूवमेंट कहीं ना कहीं चल के एक स्टार्ट होगा और इनकी ब्रेक स्टार्ट होगी, ब्रेकअप जो कि एक राइटिंग है। तो अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फोर्स के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो सकते हैं, तो इंडिया की तो फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल है। लेकिन तो आज एक अहम चीज भी हुई, जिस मिनरल समिट की आप बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर एक और बात भी की। उन्होंने कहा वो पड़ोसियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में एक अच्छा मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने आज दिया, जो आज उनकी तरफ से दिया गया? ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये मैसेज दिया तो साथ उनको ये भी कहना चाहिए था, हम इंडिया से ताल्लुकात चाहते हैं, हमारे नेबर थे, हम बात, लेकिन अगर वो वापस 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर आए तो वी आर रेडी। आज हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, इसका मतलब है कि हमने उनका कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया, सही, हमने इसको गिव अप कर दिया, सही, ठीक है, जो कि अमेरिकन चाहते भी यही हैं, वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का स्टेटस मान ले, उसके बाद सीपैक मंसूबे से दूर हो जाए, चाइना से दूर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हारिस नवाज साहब कही कि बिल्कुल बातचीत पड़ोसियों से होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर के मामले को सामने रखकर और हिंदुस्तान से कहा जाए कि अगर ये स्टेटस वो वापस लेते हैं तो उसके बाद बातचीत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर हमसे बात की। नाजरीन, आज पाकिस्तान में जहां पर हम कश्मीर की सूरत-ए-हाल की बात करें, में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें भी मौजूद हैं। SIFC के बैनर्स तले जो पाकिस्तान ने काम करने हैं अपनी मईशत की बेहतरी के लिए, उसमें जहां ज़राअत और IT का सेक्टर इंपॉर्टेंट था, वहीं पर मिनरल्स और माइंस का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान में एक मिनरल समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और इसके अलावा सऊदी अरब के जो कि सफ़ीर हैं माइनिंग के खालिद बिन साले अल मदीफ़र, और उसके अलावा मार्क ब्रिस्टो जो कि बैरिक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट हैं, वो भी शरीक थे। और इस मिनरल समिट में जो सबसे अहम चीज़ें सामने आई, उनके नुकात आपके सामने शेयर करूँगा। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में कुल कानों और मादनी जो ज़खायर है उनका तखमीना तकरीबन $50 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और इसमें तकरीबन 2019 किस्म की धाती, ईंधन, सनती मादनियात, कीमती पत्थर, इमारती पत्थर, मट्टी और दीगर वसाइल शामिल हैं। तो इस समिट की जो थीम थी वो थी डस्ट टू डेवलपमेंट, यानी रेत या डस्ट, मिट्टी से
तरक्की का सफ़र। और सबसे जो अहम खिताब था जहां वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का था, वहीं पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब में बहुत अहम बातें की। उन्होंने दो मौक़ों पर, एक जगह पर सूरह रहमान का जिक्र किया और दूसरी जगह पर सूरह बकरा की आयत नंबर 155 और 157 की तिलावत, जिसका तर्जुमा था कि हम ज़रूर तुम्हें खौफ और भूख और जान व माल व समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। लेकिन दो अहम बातें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर में थी, उन्होंने अपनी तकरीर को बाकायदा ऐलान करके बताया कि वो दो हिस्सों में तकरीर करेंगे। एक हिस्से में वो मुखातिब होंगे आलमी सरमायाकारों से और जो सफ़ीर यहाँ बैठे हैं, जो मंदूबीन यहाँ बैठे हैं उनसे, और दूसरे में वो अपनी कौम और अपने लोगों से मुखातिब होंगे। और बहुत अहमियत की हामिल तकरीर थी। अल्लामा इकबाल का एक अहम शेर जो मैं आपको इख्तिताम पर सुनाना भी चाहूँगा और स्क्रीन पर एयर भी हो रहा होगा। लेकिन इस मिनरल समिट की जो अहमियत है पाकिस्तान के लिए वो क्या है, डॉक्टर सरफराज अली हमारे साथ हैं, माहिर हैं मादनियात के, PhD की हुई है उन्होंने इस सब्जेक्ट में। और आज से कुछ अर्सा कबल हमने इनसे बहुत कुछ मालूमात हमें हासिल हुई रेकोडिक के हवाले से। और जब मिनरल समिट की बात हो रही है तो डॉक्टर सरफराज अली हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहता हूं आपको। रेकोडिक के हवाले से आज से चंद साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी और हमने ब्रीफिंग्स अटेंड की थी, लेकिन आज मिनरल समिट, ये वो सारी बातें हैं जो चंद साल पहले आप हमें छोटे फोरम्स पर बताते थे, लेकिन आज एक बड़े फोरम पर उन्हीं ख्वाबों को आपने देखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओनरशिप देखी, प्राइम मिनिस्टर की ओनरशिप देखी। कितनी अहमियत की हामिल है ये मिनरल समिट पाकिस्तान के इकोनॉमिकल फ्यूचर के लिए डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं कि आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए कि आज हमने पूरी कौम का जो रिजॉल्व देखा है, जो कमिटमेंट देखी है और जो पैशन और जो विगर नजर आई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान उस स्टेज के ऊपर अभी है कि बाकी दुनिया के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, या हाई ग्रेड जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। हमारा जो रिसोर्सेज हैं जरा लो ग्रेड थे, लेकिन हैं बहुत ज्यादा। ये वो टाइम है जब दुनिया के पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो हमारे पास अभी दुनिया को आना ही पड़ेगा। हमें जरूरत है कि हमारे यहाँ वो विल हो और वो एक सिस्टम हो, फैसिलिटेशन हो कि इन्वेस्टर यहाँ पर आ सके। बिल्कुल। तो आज का जो रिजॉल्व है, आज का जो इवेंट है, ये इस बात का प्रूफ है। डॉक्टर साहब, जो सबसे अहम नुक्ता आपसे पूछना चाहूंगा, आपने चूंकि बड़ा काम किया है सेक्टर में रेकोडिक के हवाले से, रेकोडिक जैसे छोटे या बड़े ज़खायर हमारे पास बिलखुसूस बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लिथियम का जिक्र हुआ कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़खायर मौजूद हैं। ऐसे और कितने ज़खायर हैं जो हम समझते हैं जो रेकोडिक या सैंदिक जैसे, या दुदर जहां पे हम बलूचिस्तान में एक और लोकेशन है लसबेला के करीब, जो अनटैप्ड हैं, जिन्हें टैप्ड करने की ज़रूरत है? अच्छा, ऐसा है कि सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास 147 लार्ज स्केल गोल्ड एंड कॉपर के डिपॉजिट, सिर्फ बलूचिस्तान, सिर्फ चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सही। बलूचिस्तान के बाकी डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा हैं, KP के, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, सिंध और पंजाब वो इसके अलावा है। तो आप ये इमेजिन करें कि रिकोडेक जो है ये स्पेसिफिकली आपको एक जो फिजिबिलिटी स्टडी उन्होंने जमा करवाई थी, वो एक लीज के लिए अप्लाई किया था। उस लीज को अगर हम कहते हैं कि ये दुनिया का बहुत बड़ा, एक बड़े ज़खीरों में से एक ज़खीरा है, तो आप इमेजिन करें कि हमारे पास तो 147 सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चागी के अंदर डिपॉजिट हैं। सही। तो जहाँ पर पोटेंशियल की बात है, वो तो जैसे आज कहा गया है, जैसे वो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ये 6 ट्रिलियन से ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। और बाकी जो अनटैप्ड हैं, जिनको अभी हमने डिस्कवर तो हो गए हैं, अभी हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया, जब उनको भी हम वैल्यू ऐड करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक खजाना है हमारे पास। और लिटरली मैं तो ये क्योंकि पढ़ाता रहा हूँ 12 साल में प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, तो मैं बच्चों से हमेशा ही कहता था कि एवरी गर्ल is supposed to be the queen of the on this planet and every child is the prince of सरफराज साहब, जो सबसे एक अहम नुक्ता आपने चूंकि रेकोडिक पे भी बड़ा काम किया है, रेकोडिक में माजी में हम लीगल जिसे कहते हैं लिटिगेशंस में गए, प्रॉब्लम्स में गए, लेकिन SIFC के लिए जो बहुत एक अच्छी चीज़ हमें नजर आई, मुसद्दिक मलिक ने एक बहुत अच्छी जिसे कहते हैं वो इब्तदा सेट की। उन्होंने कहा रेड टैपिज्म का खात्मा करके रेड कारपेट इन्वेस्टर्स के लिए बिछाएंगे, और SIFC में वो रेड कारपेट प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सरमायाकारों के लिए बिछाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ रुख करें और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो। आपके ख्याल में SIFC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बैरूनी सरमायाकारों को लाने के लिए? ऐसा है कि
पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला था जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिसका डर था, वो था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। बिल्कुल। हमारा ये जो लिटिगेशन में मामला रिकोडे का गया था, इसने हमारा इंप्रेशन बहुत खराब किया। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ये समझते थे कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, हम कोई माइन लेंगे वक्त ये कैंसिल हो सकती है। तो आज का जो इवेंट है, आज सारी की सारी मशीनरी, और आप देखें कि जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, तो ये एक इशू था। वो इस इशू को अगर हम रिजॉल्व कर लें तो जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में मिनरल्स का डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ता जा रहा है। सही। और हम उस डिमांड एंड सप्लाई के गैप को ओवरकम कर सकते हैं। ये एक आइडियल मौका है। सरफराज अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर का इख्तिताम इकबाल के इस शेर पे किया कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब से शिकवा तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही था कि हमें अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। जो सूरह रहमान का उन्होंने हवाला दिया, सूरह बकरा का हवाला दिया और इकबाल के शेर का, इसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था। और आने वाले दिनों में इसी तरह हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी कोशिशें खुद करनी होंगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।